सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो और आपको ऐसे ही कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। ये PT 365 अपडेटेड मटेरियल के बारे में है। इसमें हम बड़ी सारी चीज़ देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। बायोटेक्नोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे और IT कंप्यूटर भी हम देखेंगे कहाँ तक कवर हो जाएगा। इसके अगर बात करूँ तो 6.1 से लेकर 6.8 तक स्टार्ट हो रहा है ये, तो जितना भी कवर कर सकते हैं बहुत ही सही रहेगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बायोटेक्नोलॉजी, इसमें है जेनेटिकली मॉडिफाइड GM फूड क्रॉप्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी FSSAI ने बोला था March 1 को कि जो इम्पोर्टेड कंसाइनमेंट होते हैं कुछ मेजर फूड क्रॉप्स के, वो अकॉम्पनीड होंगे नॉन GM कम GM फ्री सर्टिफिकेट के साथ। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है स्पेसिफिकली क्योंकि FSSAI विच इज़ फूड सिक्योरिटी जो है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी जो है, उनने ये बोला था कि जो टॉलरेंस लिमिट है एडवांटेजियस प्रेजेंस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, वो 1% रहेगा परमिसेबल, जो कि इंपोर्टेड फूड क्रॉप्स कंसाइनमेंट पे रहते हैं। यहाँ पे एडवांटेजियस प्रेजेंस जो है वो अनइंटेंशनल और इंसिडेंटल प्रेजेंस बताता है, ट्रेस करता है, जो कि अमाउंट होता है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मटेरियल नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पे जो होते हैं। बड़ी सारी कंट्रीज़ ने एक थ्रेशोल्ड लेबल करा है एडवांटेजियस प्रेजेंस का, जो अप्रूव्ड GM मटेरियल पे होता है नॉन GM क्रॉप्स पे, जिसका रेंज होता है 0.9 से 5% तक। अब बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि GM क्या होता है, GM फूड क्रॉप्स क्या होते हैं। तो WHO के हिसाब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, GMO ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जहाँ पे जेनेटिकली मटेरियल जो होता है इनका DNA वो ऑल्टर करता है, जो नेचुरली अकर नहीं होता, बट उसको करवाया जाता है रिकॉम्बिनेशन के थ्रू या कुछ साइंटिफिक वे के थ्रू। फूड प्रोड्यूस होता है जो GM ऑर्गेनिज्म से, उसको GM फूड कहा जाता है। इसमें एग्जांपल दिया है, GM क्रॉप कंटेन करता है जीन जो कि आर्टिफिशियली इंसर्ट करा जाता है और यहाँ पे उस प्लांट में कराया जाता है ताकि वो पॉलिनेशन के थ्रू ना आए, ठीक है। वो क्योंकि पॉलिनेशन का प्रोसेस शायद टाइम ले ले, ये जल्दी कर दे, इस वजह से तो ये चीज़ें चलती रहती है। ग्लोबली GM क्रॉप्स जो कमर्शियली इंट्रोड्यूस हुए थे 1996 में, क्रॉप जैसे कॉर्न हो गया, कॉटन हो गया, सोयाबीन हो गया, उनने इंजीनियर कराया ऐसी चीज़ें ताकि जो क्रॉप्स रजिस्ट करें इंसेक्ट के पेस्ट या हर्बिसाइड से, वो प्लांट होते हैं वाइडली बहुत सारे एरियाज़ में, कंट्रीज़ में और वर्ल्ड में। BT कॉटन एक GM क्रॉप है जो कि अप्रूव हुआ था कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए 2002 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ऐसे ही GM मस्टर्ड, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 DMH जो डेवलप करा गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के थ्रू, वो पेंडिंग है फॉर कमर्शियल रिलीज। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग जो अप्रेजल कमेटी है, यहाँ पे उन्हें अलाउ करा है बायोसेफ्टी रिसर्च, जो कि फील्ड ट्रायल्स पे रहती है। 2 न्यू ट्रांसजेनिक वैरायटीज़ है इंडिजिनियसली डेवलप कर रही है BT ब्रिंजल के द्वारा। इसका नाम है जनक और BSS 793, जो कि कंटेन करते हैं BT CRY1 FA1 जीन इवेंट 8 स्टेट्स में, जो कि उसका टेन्योर जो होता है 2020 से लेकर 2023 तक का है, 3 साल तक का। आफ्टर टेकिंग NOC नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, बड़े सारे स्टेट्स जो कंसर्न है, कंफर्मेशन अवेलेबिलिटी आइसोलेटेड स्ट्रेच लैंड के लिए होते हैं, उस पर्पस के लिए। ये इंडिजिनियसली ट्रांसजेनिक वैरायटीज़ होती है ब्रिंजल हाइब्रिड के लिए, जो डेवलप हुई है iCare के द्वारा, विच इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। कुछ बेनिफिट देख लेते हैं हम।
जीएम फूड क्रॉप्स के। तो इसके बेनिफिट थे तभी ये बनाया गया ऑब्वियसली। इसके पहला है, मैं लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ स्पीशीज टू एंडेमिक डिजीज़ जो है, ये इसका पहला है कि लॉस ऑफ स्पीशीज़ कम होती है। क्योंकि मान लो कोई प्लांट्स होते हैं जिसमें डिजीज़ पहले हो जाती है, जल्दी फैल जाती है, जो नेटिव होते हैं, अगर उसमें जीएम मॉडिफाइड होते हैं तो फिर वहाँ पे कम होता है ये चांसेस। अगर बात करूँ सेकंड पॉइंट की, रिडक्शन या रिड्यूस यूसेज ऑफ पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड, क्योंकि जीएम ऑलरेडी पहले ही वो मॉडिफाइड होते हैं, इसलिए ज़रूरत नहीं होती पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड की। थर्ड है इम्प्रूव एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस विद लेस लेबर इनपुट, लेस कॉस्ट इनपुट, ये भी इसमें रहता है। नेक्स्ट है आपका बेनिफिट टू द सॉइल ऑफ नोटाइल फार्मिंग प्रैक्टिस, और फिर है आपका इंक्रीज फूड सिक्योरिटी फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन, और फिर है इम्प्रूव क्रॉप प्रोटेक्शन थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट प्लांट डिजीज जो कि कॉज करे जाते हैं इंसेक्ट या वायरसेस थ्रू इंक्रीज टॉलरेंस टूवर्ड्स हर्बिसाइड। लास्ट पॉइंट है बेटर टॉलरेंस टू हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक कोल्ड, हीट, ड्रॉथ। इसके अलावा रिलेटेड न्यूज़ में आपका रिसेंटली जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी क्रिस्पर Cas9 ये पूछा गया था 2019 के यूपीएससी प्रीलिम्स आईएएस में पूछा गया था 2019 में कि कौन सा ये जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसका इम्पोर्टेंट यही है कि चेंज करता है कलर ऑफ टमाटो टू येलो और इम्प्रूव करता है ट्रेड्स बाय कोची बेस्ड फर्म। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है जीनोम एडिटिंग जो कि यूज़ हो सकता है एग्रीकल्चर क्रॉप्स में, जो इम्प्रूव करता है ट्रेड्स विदाउट यूजिंग जीएमओ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है जीनोम मैपिंग इन इंडियन ओशन। तो इंडिया ने किक ऑफ कर दिया था पहला जो प्रोजेक्ट है मैप का जीनोम्स इंडियन ओशन में। तो इस प्रोजेक्ट में क्या है ये हम समझ लेते हैं। ये है CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जिसने कमीशन करा था, कंडक्ट करते हैं जीनोम और प्रोटीन मैपिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट रहते हैं इनसाइड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो कि इंडियन ओशन में रहते हैं। इसका एम है कि सैंपल वाटर, सेडिमेंट्स, प्लैंकटन्स और वेरियस ऑर्गेनिजम्स जो है इन सर्च ऑफ जीनोम्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसका जो की ऑब्जेक्टिव है मिशन का वो आइडेंटिफाई करता है कैरेक्टरिस्टिक जीन्स और प्रोटीन का ओशन में, जो अंडरस्टैंड करता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑपरेशन ऑर्गेनिजम्स में जो ओशन में लाई करते हैं। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है और मेटल्स है जो उसमें यूज़ होते हैं। साइंटिस्ट यूज़ करेंगे नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग जिसमें मैसिव पैरेलल सीक्वेंसिंग डीएनए फ्रैगमेंट्स के साथ है, और सैंगर्स सीक्वेंसिंग टेक्निक है जो सिंगल डीएनए फ्रैगमेंट एट अ टाइम होता है, एक्सट्रैक्ट करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनिज्म का जो कम क्रॉस करते हैं। करंटली जो स्मॉल फ्रैक्शन है स्पीशीज़ का डीप सी या पोलर ओशन में उन्हें आइडेंटिफाई करा है। ये स्पीशीज जो ओशन में होती है डिफ़िकल्ट होती है रिकॉर्ड करने में, एवेलुएट करते हैं देन ऑन लैंड। इसके अलावा सिग्निफिकेंस क्या है इस प्रोजेक्ट का, ये स्ट्रेंथन करता है कमर्शियल बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन जैसे एंटी कैंसर न्यूट्रिएंट्स। सेकेंड है ये हेल्प करता है सेलुलर बायोकेमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में और जो रिस्पॉन्ड देता है क्लाइमेट चेंज में, न्यूट्रिएंट स्ट्रेस या इंक्रीजिंग पोल्यूशन जो है इसमें बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है IT एंड कंप्यूटर नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन ब्लॉकचेन। तो न्यूज़ में क्या है, मीटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने रिलीज़ करा है एक ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होता है, ब्लॉकचेन एक एसेंशियल डिजिटल लेजर है ट्रांजैक्शन का जो कि डुप्लीकेटेड है, डिस्ट्रीब्यूट करता है अक्रॉस द एंटायर नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ब्लॉकचेन में ब्लॉकचेन एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ DLT होता है जहां ब्लॉक्स में वो लीनियरली कनेक्टेड होता है एक दूसरे से। ये केस हो सकता है इन अदर टाइप्स ऑफ DLT। दस जो ब्लॉकचेन है वो DLT है, हाउएवर जो DLT प्लेटफॉर्म्स है वो ब्लॉकचेन नहीं है। ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ऑल ब्लॉकचेन्स आर DLT, हाउएवर ऑल DLT का फुल फॉर्म डिजिटल लेजर ऑफ ट्रांजेक्शन है, ठीक है, जो कि ब्लॉकचेन नहीं है। हर ब्लॉक का जो चेन होता है वो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे रहते हैं और हर टाइम एक नया जो ट्रांजेक्शन होता है ब्लॉकचेन में होता है वो एक रिकॉर्ड हो जाता है ट्रांजेक्शन, और वो
पार्टिसिपेंट का लेजर में आ जाते हैं। कॉपी हर ट्रांजेक्शन की वो होती है हैश में जो स्टोर करा जाता है लेजर में, और वो डिफरेंट पार्टिसिपेंट के साथ शेयर करी जाती है उस नेटवर्क में। ब्लॉकचेन क्रिएट करता है एक ट्रस्ट जो कि एक्ट करता है शेयर डेटाबेस। डिस्ट्रीब्यूट होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क में, जो कि एक नया कोई भी सिंगल पॉइंट पे उसमें फेलियर नहीं होता और उसका कोई सिंगल सोर्स नहीं होता ट्रुथ का, जो कि इम्प्लाई करता है कि कोई भी नहीं एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी ओन कर सकती है ब्लॉकचेन नेटवर्क। कोई भी सिंगल एंटिटी मॉडिफाई नहीं कर सकती डेटा स्टोर या यूनिलैटरली विदाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पीयर। ब्लॉकचेन यूज हो सकता है आपका परमिशनड या परमिशनलेस मॉडल्स में। बड़े सारे फर्स्ट जनरेशन ब्लॉकचेन जो है परमिशनलेस होते हैं, जिसमें बिटकॉइन आता है। परमिशनलेस ब्लॉकचेन सिस्टम जो है हाईली ट्रांसपेरेंट होता है, कोई भी उसको ट्रांजेक्शन लेजर पर सकता है। परमिशन मॉडल जो है उसका एप्लीकेशन बड़े सारे डोमेन्स में आते हैं, हेल्थ केयर, साइबर सिक्योरिटी, गवर्नेंस, मीडिया, लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी। इसके अलावा यहाँ पे जो साइलेंट प्रॉपर्टीज़ है ब्लॉकचेन की, वो यूज़र एनोमनिटी होती है, क्रिप्टो करेंसी होती है, क्रिप्टोग्राफी होती है जो इम्यूटेबिलिटी में होती है। इसके अलावा ब्लॉकचेन जो इंट्रोड्यूस हुआ था पहला, वो डिज़ाइन और डेवलपमेंट में आता है क्रिप्टो करेंसी में। बिटकॉइन जो है आपका 2009 में आया था, जो जापानीज एंटरप्रेन्योर्स सतोशी नाकामोटो में होता है, ठीक है, ये इसने करा था बिटकॉइन। तो बिटकॉइन इंट्रोड्यूस हुआ था और डेवलप हुआ है क्रिप्टो करेंसी, सबको पता है। बिटकॉइन जो था 2009 में ये जापानीज एंटरप्रेन्योर सतोशी नाकामोटो ने करा था, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट न्यूज़ है, रिसेंटली यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च हुआ था, जो कि काम करना है एक इस फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो यहाँ पे न्यूज़ में क्या है, USIAI जो है वो एक इनिशिएटिव है, इंडो यूएस साइंस टेक्नोलॉजी फोरम, IUSSTF। इसके बारे में पहले समझ लेते हैं क्या है ये, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये एक अग्रीमेंट हुआ था 2000 में, मार्च 2000 में। एक ऑटोनॉमस बायलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जॉइंटली फंडेड है बोथ गवर्नमेंट यूएस और इंडिया की, जो प्रमोट करती है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इनोवेशन, सब्सटेंसिव इंटरैक्शन जो गवर्नमेंट, एकेडेमिया और इंडस्ट्री के बीच में हो रही है। यहाँ पे 2 बायलैटरल एग्रीमेंट है, इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम और यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडाउमेंट फंड। USISTF जो है सपोर्ट करती है और फॉस्टर करती है अप्लाइड R&D जो जनरेट करती है पब्लिक गुड थ्रू कमर्शलाइजेशन जॉइंट डेवलप टेक्नोलॉजी के साथ। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स है रिस्पेक्टिव नोडल डिपार्टमेंट इसके। इसके बाद USIAI जो है सर्व करता है एक प्लेटफॉर्म जो डिस्कस करता है अपॉर्चुनिटी, चैलेंजेस और यहाँ पे बैरियर्स रहते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि बायलैटरल AI R&D कोलैबोरेशन के लिए होते हैं, इनेबलिंग AI इनोवेशन, शेयर करते हैं आइडियाज़, डेवलप करते हैं AI वर्कफोर्स, रिकमेंड करते हैं मोड्स और मैकेनिज्म जो कैटलाइज करती है पार्टनरशिप। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे ये प्रोवाइड करती है ब्रेक थ्रू सोल्यूशन और जो कि रेंज करती है सेक्टर्स जिसमें एग्रीकल्चर, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, अफोर्डेबल हाउसिंग और स्मार्ट सिटीज़ जैसी चीज़ें आती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, बहुत लोगों के दिमाग में ये आता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस का जो कि कंसर्न है बेसिकली जो कंप्यूटर्स है उनको इंसानों की तरह काम करवाना, ठीक है। और ये अलग है नॉर्मल टेक्नोलॉजी या नॉर्मल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से। AI इनेबल मशीन जो होती है वो परसीव करती है और रिस्पॉन्ड करती है चेंजिंग क्लाइमेट के हिसाब से। एग्जांपल है एलेक्सा ले लो, सिरी ले लो या गूगल ले लो। AI पोटेंशियल है कि वो बूस्ट करेगी नेशनल ग्रोथ बाय 1.3% और ऐड करेगी 957 बिलियन बाय 2035 इंडिया की इकोनॉमी को। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा इसका स्कोप है आगे जाके।
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे एक अच्छे से इलस्ट्रेशन दे रखा है। जैसे इंसान जो सेंस करता है एआई टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर विजन या ऑटो प्रोसेसिंग वो इससे हो जाएगी। सेकंड, और यहाँ पे अगर बात करूँ कॉम्प्रीहेंड की, तो नेचुरल लैंग्वेज या प्रोसेसिंग वो भी हो जाती है। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है। एक्ट की बात करें तो मशीन लर्निंग और एक्सपर्ट सिस्टम भी हो जाता है। सोल्यूशन क्या है यहाँ पे सेंस का? वर्चुअल एजेंट हो गया, कंप्यूटर विजन या ऑटो प्रोसेसिंग का, या आइडेंटिफाई एनालिटिक्स। कॉम्प्रीहेंड का आपका हो सकता है स्पीच एनालिसिस, कि आप कुछ बोल रहे हो तो एकदम से पकड़ लेती है। कॉग्निटिव रोबोटिक्स हो गया, और रिकमेंडेशन सिस्टम हो गया, अपने आप ही आता है। लास्ट है मशीन लर्निंग एक्सपर्ट सिस्टम, वो है डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, अब ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन 3 चीज़ों में डिवाइड है। पहला है सपोर्ट मोड, जिसमें एआई परफॉर्म करता है अलॉन्गसाइड ह्यूमन बाय फैसिलिटेटिंग ह्यूमन जजमेंट, मतलब इंसानी जजमेंट जो है वो बताता रहेगा। इसमें रिसोर्सेज और प्रिडिक्टिव आउटपुट भी शामिल है। सेकेंड है री इमेजिनिंग द बिजनेस, यहाँ पे एआई परफॉर्म एक्टिविटीज़ जा सकते हैं कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो ह्यूमंस की होती है, जिसमें लार्ज स्केल जीनोम स्टडी आता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे। और लास्ट है एआई रिप्लेस करता है ह्यूमंस को। यहाँ पे एक पोटेंशियल हार्मफुल सिचुएशन होती है इंसानों के, जिसमें इन्वायरमेंट आता है, रैपिड सिस्टम आता है, जो कि आपका रिस्पॉन्ड करता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे। बेनिफिट की बात कर लेते हैं एआई की। तो पहला है एड्रेस हेल्थ केयर में, कि एड्रेस करता है इश्यूज जो रूरल एरियाज में आ रहे हैं, जैसे पॉवर्टी हो गया, पुअर कनेक्शन हो गया, लिमिटेड सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो गया। ये एआई के थ्रू अचीव करा जाता है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो सकता है पोटेंशियल पैंडेमिक का, और इमेजिंग डायग्नोसिस हो सकता है। सेकेंड है एजुकेशन और स्किलिंग में भी काम कर सकता है एआई, सॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम जैसे क्वालिटी और एक्सेस इशू हो गया, जो कि ऑब्जर्व करते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे। नेक्स्ट पॉइंट है आर्गुमेंटेशन हो सकता है, एनहांसमेंट होता है लर्निंग एक्सपीरियंस का। यहाँ पे पर्सनलाइज लर्निंग है, ऑटोमेटिंग एक्सपेडिंग एडमिनिस्ट्रेशन टास्क जैसी चीज़ें हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर डिराइव करता है फूड रेवोल्यूशन से। अगर आप देखो फूड रेवोल्यूशन अगर होगा तो यहाँ पे जो खाने की डिमांड है लोगों में, पॉपुलेशन जो इंडिया में है वो भी बढ़ाई जा सकती है। क्रॉप यील्ड बढ़ा सकते हैं, ये इरिगेशन जैसे चैलेंजेस को देख सकता है। मिसयूज जो होता है पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर्स का, उसको भी ऑब्जर्व कर सकता है और रियल टाइम एडवाइजरी दे सकता है, और रीजनल लैंग्वेज में दे देगा आराम से। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक बड़ी बेनिफिशियरी है एआई बेस्ड सोल्यूशन की, जो इंजीनियरिंग में आ सकती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे आ सकती है, प्रोडक्शन और क्वालिटी एश्योरेंस पे आ सकती है। एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे एआई इनेबल कर सकता है स्टोरेज ऑफ एनर्जी, जो कि इंटेलिजेंट ग्रिड पे होती है, और ये इनेबल कर सकती है स्मार्ट मीटर्स। रिलायबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव कर सकती है फोटोवोल्टिक एनर्जी की। एआई डिप्लॉय कर सकता है एक प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो कि बढ़िया रहता है। फाइनेंशियल सर्विसेज में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो डिटेक्ट कर सकता है फाइनेंशियल रिस्क या सिस्टम फेलियर का। ऑटोमेशन में रिड्यूस कर सकता है मैलिशियस इंटेंट जो फाइनेंशियल सिस्टम में होती है, जैसे मार्केट मैनिपुलेशन हो गया या एनोमस ट्रेडिंग होगी। इसके अलावा डिफेंस और सिक्योरिटी में एआई यूज़ कर सकता है इंटेलिजेंस गैदरिंग, साइबर डिफेंस, रिस्क टेरेन एनालिसिस, डिटेक्टिंग एनोमस बिहेवियर ह्यूमंस में। लॉ इन्फोर्समेंट में एआई टेक्नोलॉजी जो है लॉ इन्फोर्समेंट यूज़ करके फेशियल रिकग्निशन, स्पीच रिकग्निशन, प्रिडिक्टिव एनालिसिस होती है। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो एआई पोटेंशियल है प्रोवाइड करता है रेमेडियल मेजर, कंट्रोल करता है आफ्टरमैथ मैन मेड और एनवायरमेंटल डिजास्टर। इसमें अनमैनड ड्रोन्स आते हैं, सैटेलाइट फीड आती है, और इमेज प्रोसेसिंग और रिकग्निशन हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज का। इसके अलावा यहाँ पे स्टेप्स क्या लिए गए एआई में जो इंडिया में है। पहला है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019, तो ये टैकल करता है साइबर थ्रेट और डेटा सिक्योरिटी। ये रेफर कर सकता है स्टैंडिंग कमेटी। इंडिया अडॉप्ट करता है नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2020, जो कि इंश्योर करता है सेफ और सिक्योर, ट्रस्टी और रेजिलेंट साइबर स्पेस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होगी वो इस्टेब्लिश करती है नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर, जो कि इनोवेटिव न्यू सोल्यूशन एआई स्पेस पे होती है। नया गेटवे होता है जो टेस्ट करता है, डेवलप करता है सोल्यूशन।
फॉर प्रोजेक्ट, जो कि सेंट्रल और स्टेट लेवल पे होता है। इसके अलावा INDIA एक नेशनल ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल है इंडिया का, सेंट्रल हब है जहाँ पे AI ज़्यादातर चीज़ें जो है वो देखता है। एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स IT, नेशनल गवर्नेंस डिवीजन और NASSCOM का। नेशनल एसोसिएशन सॉफ्टवेयर और सर्विसेज कंपनीज को है, NASSCOM ने एक स्टार्ट करा था फ्यूचर स्किल प्राइम इनिशिएटिव, जो कि एक लाता है, फॉस्टर करता है, इकोसिस्टम एनहांस करता है इंडिया का डिजिटल टैलेंट, जिसमें राइट सेट ऑफ स्किल्स आती है थ्रू रिमोट और सेल्फ पेस लर्निंग। इंडिया ओन करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्स्ट कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर AI रिसर्च एनालिटिक्स नॉलेज एसिमुलेशन प्लेटफॉर्म आर्यवत, जो डेवलप करता है, एड्रेस करता है इशू जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, बिग डेटा एनालिटिक्स हो गया, एडवांस AI प्रोसेसिंग कैपेसिटी हो गई, कैपेबिलिटी हो गई। इसके अलावा ये डेवलप करता है पॉलिसी फ्रेमवर्क जो कि इकोसिस्टम देखता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीटी का सकता है। 4 कमेटी का वो करता है यहाँ पे AI में पहला हो गया कमेटी ऑन प्लेटफॉर्म एंड डेटा फॉर AI, सेकेंड है कमेटी ऑन लेवरेजिंग AI फॉर आइडेंटिफिकेशन नेशनल मिशन इन की सेक्टर्स, थर्ड है कमेटी ऑन मैपिंग टेक्नोलॉजी कैपेसिटी कैपेबिलिटीज़ हो गया, और फिर कमेटी ऑन साइबर सिक्योरिटी सेफ्टी लीगल और एथिकल इश्यूज़ हो गया। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है नॉन फंगेबल टोकन। इंडिया क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हें एक वजीर एक्स है, उन्हें लॉन्च करा है नॉन फंगेबल टोकन्स मार्केट प्लेस का, जो कि इंडियन आर्टिस्ट की बात करता है। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, नॉन फंगेबल टोकन्स, इसके बारे में समझ लेते हैं। NFT है क्या? एक डिजिटल ऑब्जेक्ट है जो कि ड्रॉ करा जाता है, एनिमेशन हो सकता है या पीस ऑफ म्यूज़िक होती है, फ़ोटो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, जिसमें एक सर्टिफाइड ऑथेंटिसिटी होती है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिएट करती है। अगर आसान शब्द में बोलूँ तो NFT एक यूनिक प्रूफ है ओनरशिप का किसी भी चीज़ पे जो यूजुअली होल्ड नहीं होती किसी के हाथ में। एक पीस ऑफ डिजिटल आर्ट है या डिजिटल कूपन है या एक वीडियो क्लिप हो सकती है। इसमें एग्जांपल दिया है कि ट्विटर का जो फाउंडर है जैक डॉर्से, उनने एक ऑक्शन करा था NFT का फॉर द फर्स्ट टाइम। जो ट्वीट थी उनका वो 2.9 मिलियन पे करा था, तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसमें एग्जांपल भी है जो हम देखेंगे फंजिबिलिटी है क्या। यहाँ तक हम पहले इसको ख़त्म कर देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स से ऊपर तक, फिर फंजिबिलिटी पे जाते हैं। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है वो एक्चुअली कंप्यूटर फाइल में होती है, वो एक्सचेंज हो सकती है, मतलब सोल्ड भी हो सकती है सर्टिफिकेट के साथ। टोकनाइजेशन क्या होता है? यहाँ पे एसेट होते हैं, वो अलाउ करते हैं कि वो बाय सेल हो सकते हैं या ट्रेड हो सकते हैं एफिशिएंटली, और यहाँ पे रिड्यूस होता है पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड, क्योंकि सर्टिफिकेट के साथ आप दे रहे हो। NFT बेसिकली आपका रिप्रेजेंट करता है पीपल्स की प्रॉपर्टी राइट्स या आइडेंटिटीज या कुछ भी। तो यहाँ पे आप थोड़ा समझने के लिए यूनिक, इंडिविजिबल और रेयर में ये आता है नॉन फंजिबिलिटी टोकन। फंजिबिलिटी का मतलब क्या है समझ लेते हैं, इसको थोड़ा जूम आउट करता है। हाँ, फंजिबिलिटी रेफर करता है एक एसेट एबिलिटी जो एक्सचेंज होते हैं सिमिलर एसेट के साथ, ताकि उसका जो वैल्यू है सेक्रीफाइस ना हो। एग्जांपल दिया है 100 रुपये का नोट जो है फंजिबल है, क्योंकि अगर एक पर्सन के पास 100 रुपये का बिल है या दूसरे पर्सन के पास 100 रुपये का नोट है, तो वो एक्सचेंज कर सकते हैं, बाटा सिस्टम की तरह एक्सचेंज कर सकते हैं बिल को, और ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। पर इसको एग्जैक्टली मैंने बस एग्जांपल के लिए बोला था बाटा सिस्टम, पर एग्जैक्टली वो नहीं है, ठीक है। बिटकॉइन एक फंजिबल एसेट है, तो ये आप उससे समझ सकते हो। एक पर्सन के पास 100 रुपये का बिल है और दूसरे के पास 100 रुपये का नोट है, तो वो एक्सचेंज हो सकता है। नॉन फंजिबल अलग होता है। यहाँ पे आप पहले फंजिबल में देख लो आप, तो फिजिकल में नोट होता है और आपका डिजिटल में बिटकॉइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन नॉन फंजिबल में अगर आपको आर्टिस्ट हो, आप पेंटिंग बेच रहे हो, तो फिजिकल आप पेंटिंग किसी को सेल आउट कर रहे हो, उसको पैसा मिलता है। और डिजिटल में आपका NFT होता है। तो NFT फंजिबल नहीं होता, और वो
फंजेबल इसलिए नहीं होता कि वो क्रिएट नहीं करता कोई ट्रेड डायरेक्टली एक दूसरे से, बिकॉज वो यूनिक होते हैं। तो ये अलग चीज़ है, इसलिए इसको चीज़ें अलग बनाती है। जितने भी NFT है यूनिक क्वालिटी के होते हैं और डिस्टिंक्ट वैल्यू होती है उसको, और फ्रॉम सिमिलर टोकन। मेटा डेटा जो है हर NFT का वो अनऑल्टरेबल रिकॉर्ड होता है, अलग होता है, इसकी वजह से उसको ऑथेंटिसिटी बोलती है। एक डिजिटली रेयर होते हैं, ये सोल्ड होते हैं या परचेज होते हैं एज अ होल, और वो डिवाइड नहीं हो सकते अनलाइक फंजेबल टोकन्स। यहाँ पे एग्जांपल दिए, एक प्लेन की टिकट परचेज नहीं हो सकती और मतलब पार्शली नहीं हो सकती, किसी पर्सन को उसको फुली खरीदना पड़ेगा, बिकॉज वो एक सिंगल पर्सन ही यूज कर सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये रिजॉल्व करता है प्रॉब्लम ऑफ ओनरशिप, ट्रैकिंग और वैल्यू स्टोरेज और डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पे मोनेटाइजेशन मिलता है आर्टिस्ट को, म्यूजिशियन को, इन्फ्लुएंसर को, जो भी आपका स्पोर्ट फ्रेंचाइजी यूज़ कर रहे हैं NFT मोनेटाइज कर रहे हैं डिजिटल गुड्स को, और वो देख सकते हैं। ऑथेंटिसिटी की बात करें तो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट जो है आर्काइव कर सकते हैं अपने कलेक्शन थ्रू ब्लॉकचेन और NFT, जो कि ऑथेंटिकेट करती है उनके वर्क को और इंश्योर करती है क्योंकि फेक ना हो फ्यूचर में। NFT कॉपी हो सकती है बट उसमें जो फाइल है, जो सर्टिफिकेट है ऑथेंटिसिटी का, वो रिप्लेस नहीं हो सकता। प्रोटेक्ट करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर्टिस्ट की जो यूज़ करता है NFT उनके ओरिजिनल वर्क का। इशू क्या है NFT के साथ? 4 इशू है। पहला है थ्रेट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, सेकेंड है इको फ्रेंडली नहीं है क्योंकि हर NFT ट्रांजेक्शन भी एथरम नेटवर्क कंज्यूम करता है जो कि इक्विवेलेंट है डेटा डेली एनर्जी यूज्ड बाय 2 अमेरिकन हाउस होल्ड। थर्ड है अनक्लियर है अभी टैक्स इम्प्लीकेशन जो है रिलेटेड होते हैं बायर्स के क्रिप्टो करेंसी के, और लीगल प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है कस्टमर्स को, तो इसकी वजह से फ्रॉड भी हो सकते हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ ख़त्म करते हैं। बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय।